Hello student, this is सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सोल्यूशन. आई वेलकम यू ऑल. इंटरमीडिएट ग्रामर के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है. सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हम लोग एडवर्ब क्लॉज के बाकी कंजंक्शंस को पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों ने इन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उन वीडियोस को देख लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज के द्वारा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कि किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करती हैं. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर दिखाने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? एज इफ, एज दो. और इसका मीनिंग क्या होता है? मानो कि या जैसे कि. तो आप एज इफ या एज दो का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है. एज इफ इज़ मोर कॉमन देन एज दो. एज इफ का यूज़ ज़्यादा किया जाता है आपके सेंटेंस में. तो जैसा कि आपको ये पढ़ करके ही पता चल रहा है, मानो कि या जैसे कि ये कोई रियल कंडीशन नहीं होगी, ये कोई इमेजिनरी कंडीशन होती है. यहाँ पे किसी चीज़ को इमेजिन किया जा सकता है कि हाँ, हो सकता है ये ऐसा हो. तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग एज इफ़ या एज दो का यूज़ करते हैं. तो जहाँ पर किसी चीज़ को अज्यूम किया जा रहा है, जो चीज़ रियल ना हो, अनरियल हो, तो ऐसी कंडीशंस में एज इफ एज दो का यूज़ किया जाता है. ये कई कंडीशंस हैं जिसमें इनका यूज़ किया जाता है. सबसे पहले है आपकी इन द प्रेजेंट रियल सिचुएशन सीम्स ट्रू और पॉसिबल. जब आपकी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट हो और ट्रू हो और ऐसा लगता है कि वो पॉसिबल है, मतलब कि ये चीज़ संभव हो सकती है, तो ऐसे केस में एज इफ या एज दो का यूज़ करते हैं. और जब हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाता है. अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे लिखते हैं इसे. ही लुक्स एज इफ ही नोज दी आंसर. वो ऐसे दिखाई पड़ता है मानो कि ही नोज दी आंसर, उसे आंसर पता हो. तो ये अब एक प्रेजेंट सिचुएशन, रियल सिचुएशन लग रही है कि उसे ऐसा लग रहा है वो देखने में कि उसे आंसर मालूम है. तो ऐसे केस में जो है हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आपके सेंटेंस में दिया हो. जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. इसी तरीके से आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. इट सीम्स एज इफ इट विल रेन. कि ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश होगी. यानी कि मौसम देख करके बाहर का ऐसा लग रहा है बहुत क्लाउडी है, बहुत अंधेरा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि पॉसिबल है, जो कि ट्रू है. तो ऐसे केस में हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग. जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल का यूज़ किया जा रहा है. बारिश अभी हुई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि होगी, और आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इट लुक्स एज इफ ही हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क. ऐसा दिखाई पड़ता है शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सही लग रही है, मतलब कि कोई जो है इधर उधर घूम रहा है, आराम से बैठा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है. तो इसमें जो है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यहाँ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, और आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. जब आपको लगे कि सिचुएशन रियल है और ये पॉसिबल है, तो ऐसे केस में हम प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी अनरियल और इमेजिनरी. हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनरी. जब कोई किसी चीज़ की कल्पना की जाती है वो रियल में ना हो. तो जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जो रियल ना हो और इमेजिनरी हो, कोई सी चीज़ को सोचा जा रहा हो, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, तो ऐसे केस में भी एज इफ एज दो का यूज़ किया जाता है. अब वहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. अब स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए 3 तरीके से सेंटेंस को लिखा जाता है. सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन. देखिए अगर आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव या नाउन दिख रहा है तो उसके साथ में फिर हम वर्ब का यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ में. इट डजेंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो क्या है, उसके साथ में हम लोग वर्ब का ही यूज़ करेंगे. चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई हो, कोई भी हो, उसके साथ में वर्ब का ही यूज़ किया जाता है
जब आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव या नाउन वहाँ पे दिखाई दे रहा हो और ऐसी कोई कंडीशन हो जो कि इमेजिनरी हो। फिर दूसरी तरीके से है आपका सब्जेक्ट वुड और V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर एडजेक्टिव या नाउन आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पर, तो फिर हम लोग सब्जेक्ट के साथ में वुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद में तीसरा स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दिख रही है तो इस तरीके से, इस तीनों तरीके से आप लोग सेंटेंस को वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही वर द बॉस, कि वो ऐसे बात करता है मानो कि वो बॉस हो। तो अब वो बॉस है नहीं रियलिटी में, केवल वो लोग इमेजिन कर रहे हैं कि बात करने का तरीका उसका ऐसा है जैसे कि वो कोई बॉस हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पे नाउन दिख रहा है और नाउन के साथ में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ही के साथ में वर का यूज़ किया गया है। तो ऐसे केस में जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें एज इफ, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में वर का ही यूज़ किया जाता है। और फिर आपका एडजेक्टिव या नाउन, जैसे कि यहाँ पे नाउन है तो आपने नाउन लिख लिया, अगर एडजेक्टिव होगा तो आप एडजेक्टिव लिख लेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस आपको कैसे दिखाई देगा, वो ऐसे बात कर रहा है मानो कि राजा हो, वो ऐसे एटीट्यूड दिखाता है मानो कि वो कोई राजकुमार हो, या वो ऐसे करता है जैसे कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो। तो इस तरह का आपको सेंटेंस वहाँ पर दिखाई देगा, तो वहाँ पर वर का ही यूज़ किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही वुड नो एवरीथिंग, कि वो ऐसे बात करती है मानो कि वो सब कुछ जानती हो। तो अब यहाँ पर उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा है, वो ऐसा दिखा रही है कि उसे सब कुछ जैसे पता हो, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसको पता है नहीं, पता हो भी सकता है या नहीं भी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में वुड का यूज़ किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नाउन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे हमने वुड और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कैट पाउंस्ड एट मी एज इफ इट वुड किल मी, और इट किल्ड मी। तो सेंटेंस में ऐसे लिखा है कि कैट पाउंस्ड एट मी, कि कैट ने इस तरीके से मुझ पर झपट्टा मारा, एज इफ इट वुड किल मी, कि जैसे वो मुझे मार देगी। तो एक कैट जो है वो कैसे मार सकती है, एक झपट्टा मार के कैसे मार पाएगी, तो ये एक अनरियल कंडीशन है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में वुड का यूज़ करते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, द कैट पाउंस्ड एट मी एज इफ इट किल्ड मी। तो ये दोनों तरीके से आपका सेंटेंस लिखा जा सकता है। तो अगर आपको सेंटेंस में कोई नाउन या एडजेक्टिव दिख रहा हो और ऐसा कुछ दिख रहा हो कि मानो कि वो कोई राजा हो, या वो ऐसे बात करता है मानो कि वो राजकुमार हो, या मानो कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, तो ऐसे केस में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद में फिर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। और अगर आपको कोई एडजेक्टिव या नाउन इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो फिर उस सेंटेंस को हम वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म के द्वारा बना सकते हैं। सो नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी इम्पॉसिबल और इमेजिनरी पास्ट, कि मतलब कोई चीज़ जो इम्पॉसिबल हो या इमेजिनरी हो, मतलब हाइपोथेटिकल हो, रियल ना हो, लेकिन वो पास्ट की हो, यानी डिडंट हैपन इन द पास्ट, मतलब कि वो पास्ट में घटित ना हुई हो। मतलब ऐसी चीज़ जो ऐसा लग रहा है कि इमेजिनरी है और वो पास्ट में ना हुई हो, अगर ऐसी कोई आपको सिचुएशन दिखाई देती है तो भी वहाँ पर एज इफ एज दो का यूज़ किया जाता है। और ऐसे केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का वहाँ पर यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे। शी क्राइड एज इफ शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, कि वो ऐसे चिल्लाई मानो कि वो सब कुछ खो चुकी हो। तो सब कुछ खो चुकी हो, ये एक अनरियल कंडीशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ खो दिया हो। तो ऐसे केस में जो है हम लोग सबसे पहले एज इफ लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मतलब कि वो ऐसे चिल्लाई जैसे उसका सब कुछ खो चुका हो, यानी कि पास्ट टेंस में की ये घटना है, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ही सीम्स एज इफ, एज दो, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ही हैड नॉट टेकन फूड फॉर ईयर्स, अब वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो कि उसने सालों से खाना ना खाया हो। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, सालों से अगर कोई खाना नहीं खाएगा
तो वो कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, तो यहाँ पर जो है हम लोग एज इफ एज दो का यूज़ करेंगे और ऐसे केस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ही हैड नॉट टेकन फूड, यानी कि यहाँ पे हम लोग हैड का यूज़ किया है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, निगेटिव है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियो, एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एडवर्ब क्लॉज के दूसरे कंजंक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।